Hello students, I am Ashish and welcome back to our next interesting video that is coordination in animals। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सारे इम्पोर्टेंट सीबीएसई रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टर्म्स हैं इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं आपके 10th में, उसके लिए मैंने ये स्पेशल पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेस। बच्चों मैंने बताया था जब भी कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, बॉडी पार्ट से होता है और कहाँ होगा, एनिमल्स में। तो कुछ एनिमल्स और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। ओके बच्चों, जो अमीबा है वो कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके कोई हाथ पांव नहीं होते। आपको पता है देयर इज नो हैंड्स, लेग्स, आईज ईटीसी बिकॉज अमीबा हैव ओनली वन सेल। सो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक रफली डायग्राम बना देता हूँ। ये अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, जब भी मूवमेंट शो करेगा यहाँ पे स्टिमुलस के कांटेक्ट में आने पर। ओके, स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि एनवायरमेंटल हो, जो कि हमारा बॉडी पे अफेक्ट करेगा, उसको स्टिमुलस कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये स्टिमुलस है और स्टिमुलस के आने में, जैसे स्टिमुलस है ये फूड पार्टिकल है। ओके बेटा, ये फूड पार्टिकल है। अब क्या करेगा, फूड पार्टिकल है तो उसके पास अमीबा जाएगा और सीडोपोडिया बनाएगा। आपने पहले पढ़ा होगा सीडोपोडिया के बारे में। तो ये यहाँ पे मतलब इसके टुवर्ड्स मूव करेगा ना, ये आपका पहला केस है फूड पार्टिकल। अब दोबारा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस है जो कि क्या है, इसके लिए हार्मफुल है। कैसा बच्चों, हार्मफुल। ये हार्मफुल पार्टिकल यानी हार्मफुल स्टिमुलस है, इसके अमीबा क्या करेगा, अगेंस्ट वर्क करेगा, अगेंस्ट मूवमेंट करेगा। और ये जब अगेंस्ट मूवमेंट करेगा तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव, और टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है तो इसको कहेंगे पॉजिटिव। और जब भी अमीबा यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करेंगे किसी स्टिमुलस को, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड टैक्सेस। तो बेटा ये हार्मफुल के अगेंस्ट में जा रहा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव टैक्सेस। एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे टुगेदर टुवर्ड्स जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैक्सेस। ये जो टैक्सेस वर्ड है ये सिंगुलर है इसका। और अगर हम यहाँ पे हमने लिखा है TAXES, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर हमें इस टॉपिक में पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेशन कैसे शो करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट में बात कर चुके हैं टैक्सेस की। कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट होता है जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो वो क्या करते हैं, टैक्सेस शो करते हैं। तो इस वर्ड को टैक्सेस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में आपको बता चुका हूं। यहाँ पे मगर अब किसकी बात आ गई है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे 2 सिस्टम्स दे रखे हैं, एक है नर्वस सिस्टम और सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है इसे क्या कहते हैं बच्चा, मैंने बताया था पहले, नर्व सेल, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रिलीज होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो यूनिट्स हैं इनके वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि बेटा क्या सीक्रेट करेंगे, यहाँ पे हार्मोनल एक्शन करते हैं, यानी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन कराते हैं पूरी बॉडी का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नर्व सेल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम है पूरा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व सिस्टम इन एनिमल्स है इसको हम सिंपली 2 टर्म्स आपको बहुत मिलेंगे, CNS PNS। ओके, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा बॉडी का तो मैं बता दूं, जैसे मेरी बॉडी है। ओके, पेरीफरी का मतलब क्या होता है, सीमावर्ती, मतलब पेरीफरी, सरफेस, सरफेस पे जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर ऑफ एक्सेस यानी ब्रेन से जो भी कंट्रोल होगा वो क्या हो जाएगा, CNS।
अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स की। ओके, तो सबसे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ये जो भी मैंने पढ़ा है ये 1 नंबर में आ सकता है आपका टैक्सेस। ओके, ये दोनों सिस्टम पूछे जाएंगे, बट ऐसा पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन के लिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेम आउट 2 सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स को डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, कम से कम एक सेल बनानी आनी चाहिए। कैसे हम सेल बनाते हैं, ये न्यूरॉन की सेल आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने नॉमिनेट नहीं किया है, इसका अभी मैं इसको करूंगा नॉमिनेट। तो ये जो है ऐसी सेल्स आप बना लेंगे रफली। उसके बाद क्या है कि सिंपल सा ये जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, इसका न्यूक्लियस हो गया ये सेंटर, और यहां पे कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल। ओके बेटा, नीसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद ये जो एक्सॉन्स पढ़ेंगे यहाँ पे, एक्सॉन। ओके, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक सीथ होती है जिसको बोलते हैं माइलिन सीथ। ये प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी। माइलिन सीथ। ओके, और ये जो नोड्स हैं इनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर। ओके, लास्ट में है ये नर्व एंडिंग्स। ओके बच्चा, तो ये नर्व एंडिंग्स हैं आपके। तो आप अगर ये रफली डायग्राम बनाएंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है, आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना है इस पे। 5 या 6 नेमिंग आनी चाहिए। जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के साइड में आप डॉट्स बना देंगे, ये नीसल्स ग्रेन्यूल हैं। ओके, इसके बाद में जब ये सेल बॉडी खत्म हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सॉन्स। एक्सॉन्स कॉलम्स के रूप में होते हैं। फिर ये फाइब्रस स्ट्रक्चर हमने बनाया नर्व एंडिंग्स का, और एक्सॉन्स के ऊपर एक सीथ होती है जिसको बोलते हैं माइलिन सीथ। एंड उसके बीच में जो नोड्स हैं, सीथ की नोड्स हैं, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में टैक्सेस वर्ड यूज किया, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब रिस्पॉन्ड करेंगे किसको, स्टिमुलाई को। फिर मैंने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो उनके पास 2 सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके बेटा, नर्वस सिस्टम्स में अभी जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स में आपको सबसे पहले जानना है कि ये जो नर्व सेल है, यानी इसका नाम क्या है, ये फिगर किसका हो गया, फिगर हो गया न्यूरॉन का, और ये एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये न्यूरॉन का फिगर है और ये आता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे नर्वस सिस्टम एंड एनिमल्स की। तो न्यूरॉन्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन का डायग्राम बनाइए, ओके, 2 मार्क्स में आता है। न्यूरॉन के में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम उसकी डिफाइन कर देंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका मतलब सीधा सा है कि ये स्ट्रक्चर का बनाता है और इसका फंक्शन भी पूरा कैरी कौन करता है, न्यूरॉन, किसका, नर्वस सिस्टम का। ओके, सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है सिनेप्सिस क्या होता है या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। ये सिनेप्सिस तो बहुत बार आ चुका है, मगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे वैसा ही सिस्टम है। ये एरो शो कर रहे हैं, इसको हमने न्यूरॉन 1 माना है, और यहाँ पे एरो शो कर दिया है, इसको हमने न्यूरॉन 2 माना है। सिंपल सी बात है, जो एरो का एंडिंग है, यानी यहाँ पे क्या था, डेंड्राइट्स, और इसका एंडिंग क्या था, नर्व एंडिंग। यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग। तो बेटा आपको केवल इतना से याद रखना है कि जैसे मान लीजिए हमारा सिंपल सी बात है कि जैसे मेरा मन किया कुछ रफ करने का, तो मन किया मतलब ब्रेन ने ऑर्डर दिया। ओके बेटा, ब्रेन ऑर्डर देगा, ब्रेन ने सिग्नल ट्रांसफर किए नर्व इंपल्स के फॉर्म में, न्यूरॉन्स ने ट्रेवल थ्रू करना किया। न्यूरॉन्स जब आएंगे तो एक दूसरे को कैसे मैसेज भेजेंगे, क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वो एक दूसरे अटैच हैं या वो अलग अलग हैं।
मगर यहाँ पे हमें देखना है, जैसे एक न्यूरॉन आया सामने से आ रहा है तो उसके पीछे पीछे वाला न्यूरॉन साथ में आ रहा है कि भाई डस्टर के साथ साथ क्या करना है, रफ करने का भी आदेश है। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स डस्टर से पिटाई भी लगा देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, रफ करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें 1 की जगह न्यूरॉन लिखना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, न्यूरॉन 1। ओके, ये ब्रेन ने ऑर्डर किया होगा, सिंपल सी बात है, पहले हमारा मार्कर उठा, उसके बाद मैंने बोला कि मुझे न्यूरॉन 1 लिखना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि न्यूरॉन 1 जब हमने लिखा है तो पहला जो हमारा था ये क्या था, टेक मार्कर। सिंपली क्या हो गया, ये टेक मार्कर, भैया मार्कर लो। सेकंड क्या हो गया, राइट समथिंग, सेकंड ने कहा राइट। अब ये 2 न्यूरॉन्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसी से ज्वाइंट नहीं है, ये ऐसा ज्वाइंट नहीं है, एक दूसरे से टच नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेस होता है। ओके, ये जो स्पेस होता है एक से लेके दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसको कहते हैं सिनेप्सिस। ओके, क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और यहाँ पे जो स्पेस में जो भी लुब्रिकेंट्स या फिर केमिकल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, एक दूसरे से अटैच नहीं है। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोग कैसे स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक वायर में जाती है। ओके, ये वायर है, ये स्विच है, और यहाँ पे बल्ब है। स्विच से वायर में क्या होते हैं, हमने पढ़ा है मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल की सरफेस पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती जाती, लाइट आती जाती है। मगर यहाँ पे क्या है कि जब भाई पानी में हम हाथ डालें, एक तरफ से वायर डाल दें और एक तरफ से हाथ डालें, और हमारे जर्क लग रहा है, इसका मतलब वो वाटर के थ्रू जा रहे हैं आइंस, ठीक है। तो सेम वही चीज है, ये क्या है, ये 2 वायर्स हैं, मगर इनमें क्या है, बीच में वाटर सा भरा हुआ है, लुब्रिकेंट भरा हुआ है, जिसको हमने क्या बोला है, सिनेप्स। और यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला है, और ये जो खाली स्पेस है इसको हमने बोला है सिनेप्स। ओके, तो बच्चों ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सिनेप्स पूछा जाए तो आप 2 न्यूरॉन बना देंगे, मगर याद रखना इधर डेंड्राइट्स होना चाहिए, इधर नर्व एंडिंग्स, बीच में आप एक स्पेस ऐसा हल्का हल्का टच बना देंगे, ठीक है, यूं ही बना देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे सिनेप्स। और सिनेप्स होता क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स, मतलब 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ओके, अगला हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आपसे पूछ सकता है। ये रिसेप्टर होते हैं, इफेक्टर होते हैं, कनेक्टर होते हैं, ठीक है। कंडीशंस में आपको बता दूंगा अभी। रिसेप्टर जो होगा, यहाँ पे रिसेप्टर न्यूरॉन है, उसे हम बोलते हैं सिंपली सेंसरी, ओके, सेंस वाला। और इफेक्टर है, ये कौन सा है, मोटर। और थर्ड वाला कौन सा हो गया, रिलेइंग। ऐसा नहीं है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, आपको ये भी पूछा सकता है डिफाइन रिसेप्टर न्यूरॉन। तो आपको समझ लेना है रिसेप्टर यानी रिसीव करने का, जैसे मैंने छुआ है, किसी ने मुझे पीछे से चींटी ने काटा है, तो चींटी काटेगी तो मुझे पहले सेंस होगा ना, भाई कुछ आ गया है। कोई तुम्हारे गरम गरम ऑब्जेक्ट लग जाता है, जैसे आपने कभी पिन, कभी दौड़ रहे हो पिन लग गई, तो सेंस हुआ ना, पिन लगी है। तो ये आपको याद रखना है, सेंसरी क्या होता है, हमेशा सेंस करेगा, और रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना। कोई भी सिग्नल आ रहा है, किसी ने आवाज मारी है, आपने कान से सुनी है, तो आपने क्या किया है, सेंस किया है, इसको सेंसरी हो गया। इफेक्टर, इफेक्टर यानी जब हम वर्क करते हैं, कोई सिंपली किसी ने कहा कि प्लीज एक गिलास पानी दो, तो उसने आपसे कहा कान से, आपके ब्रेन में गया, और ब्रेन ने किसको ऑर्डर दिया, हैंड को ऑर्डर देगा ब्रेन, क्या करेगा, एक गिलास पानी उठाओ और उनको दे दो जाके। तो ये काम करने वाला भाई, ये सेंस करने वाला तो सेंसरी, काम करने वाला हो गया तो मोटर। एंड रिलेइंग, रिलेइंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग हो रहा हो, ठीक है, एक दूसरे को, मोटर को और सेंसरी को जो कनेक्ट करेगा वो कौन सा हो जाएगा, रिलेइंग न्यूरॉन। तो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। यहां पे चौथे पॉइंट में आपको ये समझना है कि यहां पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स दे रखे हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। सिंपली क्या है, ऑल्फैक्टो, सॉरी ऑल्फैक्टो, ऑल्फैक्टो जो टर्म है वो किसके लिए आता है, स्मेल के लिए। आपसे पूछा गया डिफाइन ऑल्फैक्टो न्यूरॉन या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, स्मेल के लिए। गस्टेटो रिसेप्टर किसके लिए हो जाएगा, टेस्ट के लिए,
टेंगो रिसेप्टर किसके लिए हो जाएगा? टच के लिए। फोनो रिसेप्टर ये किसके लिए होता है? गेस व्हाट, किसके लिए होता है ये? फोनो सुनना, हियर, ठीक है, ये किसके लिए होता है? हियरिंग के लिए या साउंड के लिए। ओके। फोटो, फोटो मतलब लाइट। ओके। थर्मो, थर्मो यानी हीट। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसको मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूं। न्यूरॉन की सिंपल सी डेफिनेशन इस टॉपिक की याद रखनी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूरल ऑफ नर्वस सिस्टम। सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्सिस के बारे में पढ़ना है। सिनेप्सिस क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस। ओके। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है? उसके बीच में भरा हुआ केमिकल। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है यहाँ पे मैंने आपको बताया, चाहे रिसेप्टर बोलो या सेंसरी बोलो एक ही बात है। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा रिसीव करते हैं, चाहे हम आवाज सुन रहे हैं या फिर हम कोई एक्टिविटी, कोई टच फील कर रहे हैं। हवा चलती है गर्मियों के दिन में, ठीक है, तो हम फील करते हैं भाई बड़ी अच्छी हवा चल रही है। इफेक्टर, जब हम किसी जैसे मान लीजिए सेंसरी ने फील किया कोई बुला रहा है, तो दिमाग ने क्या किया? उसको सोचा उसके बारे में, ठीक है, और उसने स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्डर दिया। तो उसने क्या किया? मोटर से, क्या बोलते हैं, हमारे पैर के जो मसल्स हैं उनको आदेश दिया कि भाई आपको बुला रहा है, आप वहां पे जाइए। रिसेप्टर्स ऑफ अवर बॉडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कोई भी एक टर्म्स इनमें से। ऑल फैक्टो होगा तो स्मेल के लिए होगा, सिंपल सी बात है। अगर हमें कोई खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, गुड स्मेल और बैड स्मेल, तो वो क्या हो गया? ऑल फैक्टो। गस्टेटो यानी टेस्ट के लिए, अगर आप कुछ खा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, वो खट्टा है, मीठा है, जो भी है, तो वो किसके लिए हो गया? गस्टेटो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर, टच के लिए, अगेंस्ट टच के लिए। कोई चीज आप छूते हैं, कोई सॉरी आपको छूता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे। फोनो रिसेप्टर्स, आवाज सुननी है किसी की। फोटो रिसेप्टर्स, लाइट के प्रति, ये ब्लू है, ये क्या है? थर्मो क्या है? हीट के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ओके, ये अनदर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, VIMP डाल लीजिए इसको। इसमें दो तीन चीजें पूछी जाती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? सिंपल सी बात है, आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि ये जो एक्शंस होते हैं, कभी कभी क्या, हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, ठीक है, मैच खेलने के दौरान क्या होता है कि हम बहुत तेज दौड़ते भी हैं, फील्डिंग करते हैं, तो कभी कभी हमें अगर पैर में कांटा लगता है तो एकदम से पैर ऊपर आ जाता है, ये नहीं कांटा घुस जाए। फिर उसके बाद कभी क्या होता है, कभी जैसे बर्तन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज ग्लास में गर्म रखी हुई और हमें पता नहीं है, कोई हमें पकड़ा दे, हम तुरंत छू लेते हैं उसको, ठीक है। कभी कभी स्कूल्स में होता है, सीटें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और आपको पता नहीं होता स्टूल ठंडा है या वैसा है, क्योंकि वो आयरन का होता है। उसके बाद में आप उस पर बैठ जाते हैं तो आपको बहुत तेज गर्मी सी लगती है। तो ये सारे जो एक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट में बॉडी बहुत स्पॉन्टेनियसली और क्विक एक्शन करती है, तो ये सारे एक्शंस कैसे होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हमारा दिमाग सोच पाता है, उससे बहुत पहले ये एक्शन हो चुके होते हैं। सपोज कीजिए आप दौड़ रहे हैं, आपने पैर जमीन में लाया, उसमें कांटा लगा, और कांटा लगेगा कि आप सोचेंगे कांटा लगा है, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। कांटा लगेगा, आप तुरंत पहले पैर उठा लेंगे, आपको पता भी नहीं है कांटा लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। तो ये जो एक्शंस होते हैं ये इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है कि आप एग्जाम से लिखें स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल। सबसे पहले तो स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत हो जाता है, ऑटोमेटिक है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स यानी झटका जर्क प्रोवाइड होगा, पैर अलग कर लेगा अपने आप। ऐसा नहीं है, सोचने का रिस्पॉन्स है कि आप नहीं चाहते थे फिर भी सोच लिया, जैसे कांटा लगा और कांटा लगने के बाद आप सोच रहे हैं कि निकल गया पैर, ऐसा नहीं है, वो तुरंत मैकेनिकल रिस्पॉन्स करेगा। किसको? स्टिमुलस। स्टिमुलस वी ऑलरेडी डिस्कस किए, क्या होता है? फॉरेन एनवायरमेंटल पार्टिकल होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आप कभी किसी के आंखों के सामने ऐसे करेंगे तो उसकी आंखें झपक जाएंगी, कुछ भी आंखों कॉन्टेक्ट में आएगा, वो खूब चाहे, कोई भी व्यक्ति बहुत चाहे कि बहुत प्रयत्न करे कि उसको आंखें ऐसे रखनी है, मगर नहीं होगा। अगर आप उसके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो किसके आंखों के हार्मफुल होगी, तो वो उसकी आंखें जरूर ब्लिंक करेंगी। स्नीजिंग, ऐसा नहीं है स्नीजिंग आप अपनी इच्छा से आएगा, स्नीजिंग छींक आ रही है तो आ रही है। ओके। पिंच्ड, कोई चुबा रहा है आपको, ठीक है, पिंच्ड, जैसे कि आपने, मैंने अभी बताया था कांटे का एग्जांपल, ठीक है, थॉर्न का। डायफ्राम मूवमेंट, आप ऐसा नहीं है सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेना किसका काम होता है बेटा? लंग्स का काम होता है। किसका काम होता है? लंग्स का। रेस्पिरेटरी, नोज से लेके लंग्स तक डिफ्यूजन होता है। लंग्स में क्या होते हैं? एल्वुलाइज। मगर यहाँ पे जो डायफ्राम है, जैसे मान लीजिए ये पोजीशन अभी मेरी, सांस हम लेंगे,
सिंपली यहाँ पे मैं हैंड पे कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट है लंग्स के नीचे का उसे बोलते हैं डायफ्राम। ओके, डायफ्राम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। आप चाहो डायफ्राम नीचे रह जाओ, हम सांस लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता डायफ्राम नीचे छूट जाए और हम सांस लेंगे। फिर से गया, फिर से रिलैक्स। तो ये क्या होता है, डायफ्राम मूवमेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी है रिफ्लेक्स एक्शन की। इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। यही शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, यही लिखना है। वॉल्यूमेंट्री एक्शंस क्या क्या होते हैं? वॉल्यूमेंट्री एक्शंस मैंने लिखा हुआ है विद विल, जो कि विल क्या होता है, इच्छा, हमारी इच्छा से होंगे। जैसे मैंने कहा आंख झपक जाओ तो आंख झपक रही है। मैंने कुछ बोलना है, कोई भी ऐसी हरकत जो मेरी इच्छा से हो रही है, मैंने कहा उंगली को उठाओ, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है। मैं किसी से बात करूं, मैं सोऊं, मैं जागूं, ये कैसे हैं, वॉल्यूमेंट्री एक्शंस। इसमें हमारी पूरे दिमाग का कंट्रोल रहता है। ओके, फिर इसके बाद में आपसे पूछ लेते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। आप वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी में याद रखना है, इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ओके, डिफरेंसेस क्या क्या है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये भाई क्या होता है, विद विल होता है, सीएनएस का इस पे कंट्रोल होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी में क्या होता है, हिंड ब्रेन का कंट्रोल होता है। और ये कैसा होता है, विदाउट विल वर्क करता है बेटा, विदाउट विल, हमारी इच्छा इस पे नहीं चलती है। जैसे मान लीजिए वॉमिटिंग वगैरह होती है, हम नहीं चाहें फिर भी हो जाती है। तो ये जितने भी विदाउट विल वाले हैं, हमारी गैर इच्छा के, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया, अब हम पेट से ये बोल दें कि बेटा अभी क्या करना है, इसको पचना नहीं है। ठीक है, वो अपने आप होगा। ब्लड को बोल दें सर्कुलेशन नहीं होना है, वो अपने आप होगा। वो कैसी है, विदाउट विल। और कौन कंट्रोल कर रहा है, हैंड ब्रेन। अगर मैं बोल दूं किसी से कि मतलब ऑक्सीजन से बोलूं सांस लेकर, अब इसको नहीं डिफ्यूज होना है, तो वो तो डिफ्यूज होना है। ठीक है बेटा, हार्ट पंप कर रहा है तो वो हार्ट पंप करना ही, हमारी इच्छा नहीं है भाई रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में आ गए। वॉल्यूंटरी एक्शंस हो गए आपके। रिफ्लेक्स एक्शन जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है क्योंकि इसमें केवल डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा क्या, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाता है आपसे। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, सिंपली ये पाथवे होता है बेटा। ठीक है, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, पाथवे है, पाथवे बताना है किस किस हिसाब से ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। तो मैं इसके साथ साथ आपको आधे पार्ट में बता देता हूं। एक इसका जो डायग्राम आता है वो भी पूछा जाता है, जैसे फिगर हम यहाँ पे बना लेंगे, रफली बना रहा हूं, आप बड़े अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए क्या है कि आपका जो हाथ है ये सिंपली आपके हाथ ने एक हॉट ऑब्जेक्ट, फ्राई पैन था मान लो पानी का, ठीक है, इसको छू लिया है, टच किया है इसने। जब भी मैंने कहा आपको सेंस होगा, तो यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये इस साइड से कौन सा पहुंचा, ये यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेंसरी न्यूरॉन। वो मैंने 3 टाइप्स आपको बताए थे, उनमें ही एक सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा इसको जाके, एक ऐसा पार्ट छोड़ दो। ओके, ये कौन सा पार्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का ये पार्ट है। ओके, ये मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से ये वापस आ जाएगा और ये किसके पास आ जाएगा, यहाँ पे मसल्स के पास। ये पोर्शन कौन सा है, मसल सेल्स है यहाँ पे। ओके, मसल्स। तो जैसे ही आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे, टच करने के बाद ये कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, तुरंत इसको रिले कर देगा। रिले न्यूरॉन द्वारा क्या हो जाएगा, ये रिले। ठीक है, रिले का मतलब मैंने क्या बताया, कनेक्टर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो जाता है। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, रिले न्यूरॉन क्या करेगा, उसको मोटर न्यूरॉन से कह के, मोटर न्यूरॉन। ओके, इस पूरी फिगर में हम देखेंगे पाथवे क्या आ रहा है कि जैसे ही मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, यानी ये फ्राई पैन है, हॉट पैन मान लो इसको, ठीक है, हॉट पैन को छुआ है, तो हमारे क्या हुए, सेंसरी न्यूरॉन्स कहां पहुंचे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में।
स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन्स थे यानी कनेक्टर न्यूरॉन्स थे, उन्होंने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया डिसीजन किनको, मोटर न्यूरॉन्स को। और मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया है, यहाँ पे जाके मसल्स के पास, ठीक है, हाथ को उठाना है तो हाथ का उठान किसका काम होगा, आर्म की मसल्स का, तो आर्म को तुरंत जर्क किया और उसने अपना हाथ हटा लिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई गरम गरम लग रहा है, हम सोचेंगे, दिमाग से पूछ रहे हैं, दिमाग क्या हम हटा लें, माइंड ब्रेन से पूछते हैं, ब्रेन से ऑर्डर नहीं लेते हैं। हाँ, उसके बाद होता क्या है, इसके साथ में ही एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, ये सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास। ओके बेटा, ये ब्रेन के पास चले जाएंगे, ठीक है, ब्रेन के पास जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपका हाथ जल गया हो, अब जल गया है तो ब्रेन किसको ऑर्डर करेगा, आंखों को, देखो भाई कितना डैमेज हुआ है। अगर जल गया है तो फिर ब्रेन किसको ऑर्डर करेगा, हैंड्स और लेग्स की मसल्स को, कि भाई आप जाओ और ढूंढो ट्यूब कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, वो आप लगाएंगे जाके उसमें। तो ये ब्रेन का बाद में काम होगा, मगर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एक्शन हो जाएगा कहाँ पे, आपकी बॉडी में, आप तुरंत जर्क करके हटा लेंगे। तो ये इस टाइप के जो पाथवे हैं, ये तो हो गया आपका फिगर। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द डायग्राम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन कर देंगे एज ए स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, और वहां पे डायग्राम ये सिंपल सा बना देंगे। आपको डायग्राम में नेमिंग याद रखनी है, आपको ऐसा नहीं है कि डायग्राम में आपको याद रखना है कि भाई बहुत सुंदर सुंदर बनाना। हाँ, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, मगर आपका डायग्राम अगर अच्छा नहीं है बायोलॉजी में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल अच्छे से नेमिंग याद रखनी है। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। रिले न्यूरॉन से मिलके वो क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल्स। किस तक कर रहा है, वहां तक नहीं जहां सेंस हुआ था, ओनली मसल्स तक। और मसल्स क्या रही हैं, जर्क प्रोवाइड कर रही हैं। बाद में सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन को जा रहे हैं। तो आपने ये देखा। अब यही जो पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क, आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, ओके, सेंसरी न्यूरॉन गोज टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, एंड मोटर न्यूरॉन टेक्स द सिग्नल टू मसल। बस, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पे याद रखना है। यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क पूछा जाएगा, या डायग्राम पूछ सकते हैं, या डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये CNS वर्ड लिखा है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मैंने बता चुका हूँ 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम वर्क करते हैं, एक CNS होता है, एक PNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने ये 2 डायग्राम आपके पहले से बना रखे हैं, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सिंपली हम लिखते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन का जो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी याद रखनी है कि 1 to 4 kg का ये होता है, इसका ये वेट है। ओके, अप्रोक्सीमेट 1 to 4 kg। सेकेंड थिंग क्या है कि ब्रेन जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर आपका कैसा स्ट्रक्चर होता है, वॉलनट यानी अखरोट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे अखरोट आप तोड़ के खाते हैं, अखरोट के ऊपर क्या होता है, कवर होता है। तो ब्रेन के ऊपर भी क्या होगा, कवर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। ओके, क्या बोलेंगे, स्कल या फिर क्रेनियम, क्रेनियम या स्कल या खोपड़ी। ये जो ऊपर का ढांचा है इसको बोलते हैं, ये जो हार्ड पार्ट है, इसके अंदर अपना रखा हुआ है क्या, ब्रेन, ये जो मैंने बना रखा है। सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि जो ब्रेन होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं, ये अपनी खोपड़ी है, ये सर है, ठीक है, इसके अंदर ये पोर्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेन रफली रफली में बना देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका क्रेनियम और ये हो गया आपका ब्रेन। ओके,
इसके बीच में एक होता है CSF। CSF का मतलब क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भरा हुआ होता है। इससे क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम बॉल खेल रहे होते, बॉल सीधा सर में लग जाती है या हम कहीं गिर जाते हैं, तो ये जो जर्क होता है, इस जर्क को बचाने के लिए, इस जर्क, क्योंकि ब्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर जर्क लगेगा तो वो सॉफ्ट है, कहीं उसमें डिफेक्ट ना आ जाए, कहीं उसमें कोई क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर ना आ जाए, या कुछ अंदर जर्क ना लगे, मैकेनिकल शॉक ना लगे, तो इसलिए CSF क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये एक फ्लूइड है। जैसे सॉकर होते हैं मोटरसाइकिल में, सॉकर का काम क्या होता है, जैसे ही ब्रेकर का जर्क आ रहा है तो वो एडजस्टेबल कर लेता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दूसरी चीज देखना है कि उसके बाद क्या होती है, 3 मेनिंजिस बोलते हैं। मेनिंजिस यानी 3 मेम्ब्रेन होती हैं इसकी, 3 मेम्ब्रेन। आप सीधा समझिए कि ये एक स्कल है और स्कल के अंदर ब्रेन है, और उसके बीच में क्या है, 3 मेनिंजेस हैं, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन है, जिनमें क्या भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। यानी ये शॉकर का काम कर रहा है, शॉकिंग एडजस्टमेंट यहाँ से। ओके, इतना देखना है आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं। देखिए, ब्रेन जो है, ब्रेन सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट कौन सा होता है, फोर ब्रेन। ओके, सेकंड क्या है यहाँ पे, मिड ब्रेन, और थर्ड क्या है, हाइंड ब्रेन। इसको कुछ बच्चे हिंड भी बोलते हैं, बट ये हाइंड है। ओके, हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे हमें देखना है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है फोर ब्रेन वगैरह का। देखिए, ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में ये सेरिब्रम है, ओके, ऑल्फैक्टरी लॉब्स है। ये जो दोनों डायग्राम है, ये सॉरी, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लॉब्स, ओके, ये किस में आएंगे, आपके फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन में। अब फिजिकली मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं फोर ब्रेन। तो स्कल के अंदर सामने से क्या मिलेगा आपको, सेरिब्रम मिलेगा और ऑल्फैक्टरी नोब्स मिलेंगी। मैंने रिसेप्टर में बताया था आपको, रिसेप्टर में मैंने ऑल्फैक्टरी का बताया था ना, तो वही है यहाँ पे। ये किसके लिए है, यूज करते हैं स्मेल के लिए, ओके। और सेरिब्रम किसके लिए, सेरिब्रम ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, डबल एल होगा यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, यानी जितनी भी मेमोरीज वाली या थिंकिंग या फिर सोचना है, या हम कैसे लर्निंग चीजों को याद रख पाते हैं, ये किसके ऊपर है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और स्मेल का जो वर्क है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, फोर ब्रेन। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे देखना है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन बिल्कुल बीच में जो स्पेस है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद ये रहा सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम, इसका एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, सेरिब्रम जो है वो कैसा है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, यानी मेमोरी बेस्ड, यानी जितनी भी बुद्धिजीवी कार्य करते हैं, हम किसी की याददाश्त करते हैं, कुछ चीजें याद करते हैं, या जहां पर भी अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, कहते हैं दिमाग लगा रहा हूं मैं यहाँ पे याद करने में, इतना लोड पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो ये सेरिब्रम का होता है। जबकि सेरिबेलम का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, हमें बॉडी पोस्चर मेंटेन रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एथलीट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमारे दीपा एथलीट थी, उसने बहुत अच्छा एथलेटिक्स किया था ओलंपिक में, आपको याद हो तो जो एथलीट वगैरह हैं, जो बॉडी पोस्चर मेंटेन रखने का काम करते हैं, वो कौन है, सेरिबेलम। और सेरिब्रम का काम क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। मैं यहाँ पे पार्ट्स बता रहा हूँ आपको, ओके। और ये क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया बीच में, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लिंगेटा। जैसे वॉमिटिंग वगैरह आती है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। मेडुला ओब्लिंगेटा क्या होता है, बिल्कुल नीचे साइड में होता है। उसके बाद में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो भी चीजें हैं, मेडुला ओब्लिंगेटा, सेरिबेलम, ये किस में आएंगे, आपके हाइंड ब्रेन में आएंगे, ओके बेटा। तो आपको ये याद रखना है। बेटा, ये इसकी जो मैंने एक अभी सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम 80 to 85% क्या करता है, ये
अपने जो ब्रेन है उसका 80 to 85% ये कैरी करता है स्पेस। जितना ज्यादा सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम मैंने क्या बताया, बुद्धिमत्ता होती है, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेरिब्रम में क्या पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं। कभी कभी बच्चों के डाउट हो जाते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा क्यों होता है, टेढ़ा मेढ़ा ब्रेन, सेरिब्रम, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था, ये मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा होता है वॉलनट की तरह, ये सर क्यों होता है? तो मैं ये बता दूं, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, ये फोल्डिंग्स जो होती हैं बेटा, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होती हैं। ऐसी फोल्डिंग्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा होती हैं वो, माइक्रोविलाई के द्वारा। जब आप न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपने शायद फर्स्ट पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाइज फोल्ड करती हैं क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए होता है। ये बहुत टाइप की आपको फोल्डिंग्स मिल जाएंगी। तो सेरिब्रम क्यों फोल्ड है, क्योंकि इसमें नर्वस टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना होता है। ये जो मैंने पार्ट बना रखा है ये सेरिब्रम का ही है इस डायग्राम में, क्योंकि इसमें सेरिब्रम में 4 लोब्स पाई जाती हैं। ओके, पहले यहां पे लिखा है फ्रंटल लोब, ओके। फ्रंटल लोब क्यों होती है, फ्रंटल मैंने बता दिया, हायर मेंटल एक्टिविटीज होंगी यहाँ पे। ओके, सेकंड क्या है, पेरिटल लोब, ओके। पेरिटल लोब में क्या है, टेस्ट, टच, स्मेल, कॉन्शियसनेस, एसोसिएशन, यानी आपको या स्वाद लेना है किसी चीज का, छूना है, स्मेल, यानी सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं, या फिर आपको समझ कहते हैं, बहुत सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके लिए पेरिटल होता है। फिर तीसरा ऑसिपिटल, तीसरा ऑसिपिटल लोब, ओके बेटा, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या होता है, विजन के लिए। जैसे मान लीजिए आपको दिखना होता है कहीं से, आपको कभी कभी क्या होता है, जो दारू पीते हैं बहुत ज्यादा, उनके यहाँ पे क्या होता है, जो वियर या वाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ये लोब डिफेक्ट हो जाती है, इसीलिए उनकी आंखें पहले खराब हो जाती हैं। ये ज्यादा से ज्यादा ड्रग यूज करने के लिए होती है। फिर कौन सा है, फोर्थ वन इज टेम्पोरल, फोर्थ वन कौन सी है, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब क्या करेगी, यहाँ पे सीधा सा है हियरिंग का, ये इसको ऑडिटरी रिसेप्शन भी कहते हैं। देखिए, टेम्पोरल लोब है वो किसके लिए है, हियरिंग के लिए, सॉरी, ये किसके लिए होगी, हियरिंग के लिए। ये किसके लिए हो गई, साइट के लिए, देखने के लिए। पेरिटल क्या हो गई, सेंसरी ऑर्गन्स मेनली। एंड फ्रंटल, फ्रंटल इज फॉर हायर मेंटल एक्टिविटीज। तो मैंने अभी जो आपको बताया है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ब्रेन का जो डायग्राम है इसमें बहुत आपको टफ लगता है। इसमें टफ लगने वाली चीज नहीं है, आपको केवल सेक्शंस याद रखने हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसको क्या करना है, जैसे आपको 4 सेक्शंस हैं, तो आप पहला सेक्शन ऐसे बना लो, डॉट 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 डॉट। फिर दूसरा ये बड़ा है तो इसको यूं बना लो, ठीक है। तीसरा सेक्शन क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ पे बना लो, और चौथा तो अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो ही जाएगा। ये 4 क्या हो गए, लोब्स। तो पहला कौन सा होगा, फ्रंटल, दूसरा पेरिटल, तीसरा कौन सा हो गया, ऑसिपिटल, और फोर्थ हो गया टेम्पोरल, ठीक है। ये चारों लोब बन गए। तो उसके बाद ये लोब आप शो कर दो, मगर ये है किसका डायग्राम, आपको ये याद रखना है, सेरिब्रम का है, सेरिब्रम, ठीक है। ये लोब्स में बटा हुआ होता है, 4 लोब्स होती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिल्कुल नहीं घबराना है इसमें। देखिए, फ्रंटल लोब का सीधा सा है भाई, मेंटल, हायर मेंटल एक्टिविटीज, ओके। पेरिटल पे जाएंगे तो स्मेल एंड कॉन्शसनेस, मतलब उसके बाद में क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन है ये जो है ऑसिपिटल। कभी कभी होता है साइट रिलेटेड लोब कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, ऑसिपिटल है। हियरिंग के लिए कौन सा है, टेम्पोरल लोब। बच्चों हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन दे रखा है मैंने, कि जैसे जैसे लेंस का साइज चेंज होगा, आंख में जो लेंस होता है उसका साइज चेंज होगा, वैसे वैसे उसकी पपल यानी पुतली का भी साइज चेंज होगा। सेकेंड फंक्शन है विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। जैसे जैसे क्या देखते हैं, जैसे आवाज कहीं से आती है तो हमारा कान ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी आंख के साथ ये होता है, जैसे कहीं से कुछ सुनाई दे रहा है, सुनाई कुछ दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कान लगा के सुनने लगते हैं। तो मतलब नेक, नेक हो या फिर आपका ईयर हो, जो भी वो स्टिमुलस होगा उसके रिस्पॉन्स में वर्क करेगा, तो ये कौन सा होगा, मिड ब्रेन का फंक्शन होगा, चाहे वो विजुअल हो या फिर ऑडिटरी हो, ओके।
फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा जो कि आपका लास्ट पार्ट था हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में जो पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा वो किस किस को कंट्रोल करता है, एक तो करता है बेटा हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, सांस लेते हैं ऊपर नीचे जो सांसें होती हैं उनके जो मूवमेंट्स है वो कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, स्वेलोइंग निगलना, ठीक है, वॉमिटिंग उल्टी आना, ये सब किसकी मर्जी होगी, मेडुला ओब्लंगेटा की। अगर आपसे पूछता है वॉमिटिंग या हार्ट बीट या रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्रीथिंग मूवमेंट्स, या इनमें से कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं आपके, अगर बोर्ड के एग्जाम्स में आया तो फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा लिखिए, व्हाट इज मेडुला ओब्लंगेटा, तो आप लिखेंगे इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड इट फंक्शन एज हार्ट बीट कंट्रोल करना, ब्रीथिंग मूवमेंट को, ब्लड प्रेशर को और वॉमिटिंग etc। फिर आता है मोस्ट एंड हाईली एक्सपेक्टेड पार्ट फॉर द एग्जाम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आएगी, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, यहाँ से लगे के लगे यहाँ लास्ट एंड तक का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वहां तक ये जो फैली हुई एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। कहाँ से होती है, मेडुला ओब्लंगेटा से शुरू होके कहाँ होती है, एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम से। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स आए हैं, तो इनमें क्या होता है, हॉलो एक मतलब यहाँ पे एक स्पेस होता है, स्पेस के अंदर जो होता है सिग्नल ट्रांसफर करने के, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो हड्डियों का ढांचा है इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स। ओके, तो इतना याद रखना है। दूसरी बात क्या है, इसके काम क्या क्या है, अभी यहाँ पे फंक्शंस पूछ जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस अगर एग्जाम्स में आ जाते हैं तो सेंसरी एंड मोटर नर्व इंपल्स को टू एंड फ्रॉम द वर्ड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जैसे सेंसरी है, कुछ चीज हमें महसूस हो रही है, या फिर दिमाग कह रहा है कि जैसे मुझे महसूस हो रही गर्मी तो मैं गया तुरंत पंखा है तो पंखा चालू किया, अगर हमारे पास कूलर है तो कूलर ऑन करेंगे, तो पहले लगेगी गर्मी यानी सेंस होगा, ठीक है। तो पहले तो सेंसरी न्यूरॉन को कहाँ ले जाएगा, ब्रेन तक, फिर सेकेंड थिंग आ जाएगा मोटर, ठीक है, मोटर न्यूरॉन को वहां से कहा, उसने ऑर्डर किया भाई लाइट आ रही है, सेंस किया आंख ऑन है तो स्विच ऑन कर लेगा और क्या हो जाएगा, वर्क कर लेगा। तो टू टाइप्स के सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को वो क्या कर सकेगा, या तो सेंसरी न्यूरॉन को ब्रेन तक ले जाएगा या मोटर न्यूरॉन को वहां से भेजेगा, तो यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकेंड आपका है एक्ट एज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया तो उसमें बताया कि स्पाइनल कॉर्ड ही जज कर देता है रिले न्यूरॉन से। स्पाइनल कॉर्ड बेटा जज करता है ना रिले न्यूरॉन से, तो जब रिले न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड ने जज कर दिया और किसका काम आसान कर दिया, ब्रेन का, तो आधे से ज्यादा जो वर्क है वो ये यहाँ पे कर देता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। किसके कर देता है बेटा, ब्रेन के। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टर या हेल्पर।